He remained in touch with the Come when we shall redeem our strength, not only for in आप सभी का कौटिल्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम हरीश कुमार मौर्य है। हम पिछले लेक्चरों में क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, पिछले लेक्चरों में हमने मुगल काल स्टार्ट किया है, हमने बाबर को पढ़ लिया, हमने हुमायूं को पढ़ लिया। आज हमें अकबर से स्टार्ट करना है। आइए हम देखते हैं कि अकबर कैसे राजगद्दी प्राप्त की, ये हम बता चुके हैं। अब देखते हैं अकबर के बारे में। देखिए, कुछ बेसिक सी जानकारी अकबर के बारे में कि अकबर का जन्म जन्म कब हुआ। अकबर का जन्म, अब अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 आ गया है, यहाँ 1542 कर लीजिए। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ। अब देखिए, अकबर की माँ कौन है? अकबर की माँ है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम अकबर की धाय माँ, जिन्होंने, देखिए, अकबर की माँ की तो मृत्यु हो गई थी कुछ दिनों बाद। अकबर का लालन पोषण जिन्होंने किया वो धाय माँ है। उनका नाम है महम अनगा, और महम अनगा के जो पुत्र थे उनका नाम आदम खां है। अब मैंने यहाँ क्यों लिख दिया महम अनगा के पुत्र आदम खां को, इसको हम थोड़ी देर बाद जानेंगे कि इनका क्या रिलेशन है। राज्याभिषेक, देखिए, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ। ये बेसिक सी जानकारी है अकबर के बारे में। जैसे कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को, अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम, और अकबर का जिन्होंने लालन पालन किया धाय माँ महम अनगा, और महम अनगा के जो पुत्र थे वो आदम खां थे। अभी थोड़ी देर से मैं बताऊंगा कि आदम खां और अकबर का क्या संबंध है। और राज्याभिषेक जो हुआ अकबर का, राज तिलक जो हुआ 14 फरवरी 1556 को अभिषेक हुआ, राज तिलक हुआ। चलिए, ये बेसिक सी जानकारी है। अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि समझते क्या है कि अकबर का जन्म से लेकर अकबर के राज्याभिषेक तक और राज्याभिषेक के बाद भी क्या अकबर का शासन चल रहा था, जरा हम समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि अकबर का जो जन्म हुआ है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 को हुआ है। ये अकबर का जन्म है, 15 अक्टूबर 1942 को, जानते रहिएगा। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ है, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1956 को हुआ है। अब 14 फरवरी को बच्चे बच्चियां कोई त्योहार मनाते हैं, परंतु अकबर उस समय लड़ाई के युद्ध के मैदान में था। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, पर आप लोग मनाते होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि 15 अक्टूबर 1942 से जन्म हुआ अकबर का, और 14 फरवरी 1556 में इनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होता है तब कहाँ होता है? अगर राज्याभिषेक, अगर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ होता है, तो कुछ ध्यान आ रहा है? पंजाब के कलानौर, ध्यान आ रहा होगा, पंजाब के कलानौर में होता है। और अकबर का जो संरक्षक होता है वो बैरम खां होता है। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है सिया। मैंने आपको बताया था बैरम खां सिया हुआ करते थे, और जो मुगल लोग हैं वो सुन्नी हुआ करते थे। बाबर और हुमायूं ने कुछ समय के लिए सिया मत भी अपनाया था, तो थोड़ा सा जानते रहिए। अब देखिए, 15 अक्टूबर 1942 से 14 फरवरी 1556, मोटे मोटे तौर पर 13 वर्ष कुछ महीने आ रहा है। मतलब 13 वर्ष कुछ महीनों में अकबर गद्दी पर बैठ गया। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तब अकबर की उम्र कितनी थी? कई किताबों में 13 दिया है, किसी में 14 दिया है, तो टेंशन नहीं लेना है।
उस समय अकबर की उम्र 13 वर्ष 4 माह थी, अर्थात 6 माह से कम थी, तो 13 वर्ष। अब आप इसे टिक किसको करेंगे? अगर 13 और 14 दोनों ऑप्शन में है, वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, आ जाते हैं स्टेट पीएससी में, तो चूंकि 4 माह 13 के नजदीक है, अगर ये 7 माह होते तो 14 वर्ष हो जाती, तो 13 को प्रेफरेंस दीजिएगा, और अगर 13 नहीं है तो 14 को लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अकबर का राज्याभिषेक हो गया 14 फरवरी 1556 को। अब देखिए, अकबर तो बच्चा था उस समय, 13 वर्ष या 4 महीने का जब राज्याभिषेक हुआ, और अकबर का संरक्षक था बैरम खां। बैरम खां अकबर को डांट दिया करता था, तो अकबर को बुरा लगता था डांटना बैरम खां का, अकबर को बुरा लगता था, चूंकि हुमायूं बैरम खां की बहुत इज्जत किया करता था, बहुत इज्जत किया करता था, तो ये तो अकबर का बच्चा है। तो बेसिकली शासन किसका चलेगा? यानी 1556 से 1560, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1560 तक शासन बैरम खां का चलेगा। अर्थात शासन किसका चलेगा? 14 फरवरी 1556 से 1560 तक शासन बैरम खां का चलेगा। भले ही सुल्तान या भले ही बादशाह अकबर हैं, परंतु इस दौरान 1556 से 1560 बैरम खां की काफ़ी चलती थी। बैरम खां सिया होते थे, और राज दरबार में बैरम खां सिया लोगों की नियुक्ति किया करते थे, और सुन्नी लोगों को कम महत्व देते थे। अब क्या होगा? बैरम खां के खिलाफ अकबर के कान भरे जाएंगे, यानी अकबर के सामने बैरम खां की चुगली की जाएगी। तो क्या हुआ? 1560 में अकबर ने 1560 तक में अकबर ने बैरम खां से कहा कि भाई, चूंकि बैरम खां ने पहले तो विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? बैरम खां ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के बाद फाइनली बैरम खां के विद्रोह को दबा दिया गया। और जब अकबर के सामने बैरम खां को प्रस्तुत किया गया, तो अकबर ने बैरम खां से कहा कि अब आपके पास 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप कहीं की जागीर ले लें, दूसरा रास्ता है कि आप हमारे सलाहकार बन जाएं, और तीसरा रास्ता आपके पास है कि आप हज की यात्रा पर चले जाएं। तो बैरम खां ने तीसरा रास्ता, हज की यात्रा पर चलना उचित समझा। वहीं बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। थोड़ी देर बाद देखेंगे बैरम खां की मृत्यु कैसे हुई। अब देखिए, 1560 तक बैरम खां का शासन था। अब ऐसा नहीं है कि 1560 में बैरम खां चले गए तो अकबर का शासन शुरू हो गया, नहीं। देखिए, मैंने यहाँ पे पर्दा या पेटीकोट शासन लिखा है। अजीब सा शब्द है पेटीकोट, परंतु समझते रहिए, पर्दा या पेटीकोट। और यह शासन कब तक चला? 1562, और 1562 से लेके 1564 तक अकबर का यह शासन मतलब पर्दा या पेटीकोट शासन चल रहा था। देखिए, 1562 में डिवाइडेशन किया है, यानी 1560 से लेके 62 तक डायरेक्ट यह पर्दा या पेटीकोट शासन चला, और 1562 से 1564 तक इनडायरेक्ट मतलब यह शासन चला। देखिए, बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर की जो धाय महा थी, मनम अंगा, और कुछ राज परिवार की स्त्रियां मिलकर यह शासन चलाती थी। अर्थात स्त्रियां शासन चलाती थीं और अकबर को सलाह दिया करती थीं, और मुख्य रूप से उनकी सलाह मानी जाती थी। यही कारण है इसको पर्दा या पेटीकोट शासन कहते हैं। 1560 से 1562 तक तो यह डायरेक्ट चला, मतलब उनकी शासन में बहुत हस्तक्षेप हुआ, परंतु 1562 से 64 तक यह हस्तक्षेप कम हो गया। देखिए, यहाँ 1562 से ही अकबर ने कुछ विजय शुरू कर दी और कुछ धार्मिक सुधार किए। अब क्या धार्मिक सुधार, क्या विजय हैं, इसको समझिए। यह जो चित्र है आपको ऐसा ही अपनी कॉपी पर बनाना है। इस चित्र के माध्यम से आपसे कई क्वेश्चन किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अकबर का जन्म आप बताएंगे 15 अक्टूबर 1942। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। बैरम खां कौन था, शिया या सुन्नी? और अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ
तब उनकी उम्र कितनी थी जानते रहिए। अब जो बैरम खां का शासन कब तक चला, मतलब बैरम खां का तो नहीं पर बैरम खां की शासन में चलती थी 1556 से 1560। क्यों? क्योंकि अकबर बहुत छोटे थे। और 1560 से 1564 तक पर्दा या पेटीकोट शासन चला, और 1560 से 62 तक यह डायरेक्ट, और 1562 से 64 तक यह इनडायरेक्ट चला। अब हम आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको यह स्लाइड समझ में आ गई होगी। देखिए अकबर, मैंने यहां लिखा है 1556 से 1560, फिर 1560 से 1564। 1556 से अकबर का राज्याभिषेक होता है, परंतु उस समय किसकी चल रही थी? बैरम खां की। और बैरम खां की चला करती थी, और ये 64 तक 1560 से 62 तक मैंने कहा था पर्दा शासन या पेटीकोट शासन प्रत्यक्ष रूप से, और 62 से 64 तक अप्रत्यक्ष रूप से चला करता था। देखिए अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1956 कहाँ हुआ? पंजाब के कलानौर में। उम्र क्या थी अकबर की उस समय? 13 वर्ष 4 माह। जानते रहिए, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं अकबर वर्सेस बैरम खां को, कि अकबर और बैरम खां में क्या ऐसा हुआ। चलिए, बैरम खां के विरुद्ध कई लोग अकबर को भड़काते थे, और अंततः अकबर ने बैरम खां को पद से हटा दिया। तब बैरम खां ने विद्रोह किया, परंतु अकबर ने उस विद्रोह को दबा दिया। तब अकबर ने बैरम खां के समक्ष 3 रास्ते रखे। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि अकबर और वर्सेस बैरम खां, कि बैरम खां के विरुद्ध कई लोग अकबर को भड़काते थे। क्यों भड़काते थे? क्योंकि बैरम खां से वो अप्रसन्न रहते थे। राज दरबार के लोग क्यों रहते थे? क्योंकि बैरम खां शियाओं को प्रमोट कर रहा था, सुन्नियों को उतनी तहजीब नहीं दे रहा था, मतलब महत्व नहीं दे रहा था। और बैरम खां भी कुछ दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया था। वो यह समझने लगा था कि पूरा भारत वर्ष मेरी मुट्ठी में है। तो क्या किया, अकबर से जब चुगलियां की गई या अकबर के मतलब भड़काया गया बैरम खां के विरोध में, तब अकबर ने कहा बैरम खां को पद से हटा दिया। जैसे ही अकबर ने बैरम खां को पद से हटाया तो बैरम खां ने विद्रोह किया, परंतु अकबर ने इस विद्रोह को दबा दिया। और जब बैरम खां को सामने प्रस्तुत किया गया तो उनसे कहा गया कि बैरम खां से कि अब आपके समक्ष 3 रास्ते हैं। अब वो 3 रास्ते कौन कौन से थे अब हम देखते हैं। देखिए कुछ यहाँ देखिए, मुगल लोग सुन्नी थे, बैरम खां शिया था, जानते रहिएगा। अब 3 रास्तों को पढ़ते हैं कि वो 3 रास्ते क्या थे। देखिए बैरम खां का जो अगर देखें तो बैरम खां 1500 यहाँ पे 1556 कर लीजिए। बैरम खां 1556 से 1560 तक बेसिक रूप से शासन बैरम खां ने चलाया। अब बैरम खां को अकबर ने बैरम खां को 3 रास्ते बताए। पहला रास्ता जागीर ले लें कहीं की, पहला रास्ता कहीं की जागीर ले लें। दूसरा रास्ता सम्राट के सलाहकार बन जाएं, अर्थात अकबर के सलाहकार बन जाएं। और तीसरा रास्ता था हज पर चले जावें। और बैरम खां ने कौन सा रास्ता चुना? बैरम खां ने यही रास्ता चुना गया, परंतु एक अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी। अब आप सोचेंगे यार एक अफगान ने इसमें क्या है, इसको पूरा जानना चाहिए, ज्यादा मत पढ़िए। क्योंकि मच्छीवाड़ा का जो युद्ध हुआ था, आपको पता है कि हुमायूं ने 2 युद्धों से सत्ता गंवाई थी और 2 युद्धों से सत्ता को वापस लिया था, मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध। तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में उसके पिता की हत्या बैरम खां ने की थी। जो अफगान था, अफगानी के पिता की हत्या बैरम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में की थी। यही कारण है कि उसने बैरम खां की हत्या कर दी। तब अकबर ने क्या किया? अकबर ने तब उदारता दिखाते हुए
अकबर ने बैरम खां की पत्नी से शादी कर ली व बेटे को संरक्षण दे दिया। अब आप लोग ये मत सोचिए, मतलब जैसे ही मैंने ये कहा कि बैरम खां की पत्नी से शादी कर ली तो आपके दिमाग में फिर बात आ रही होगी कि यार अकबर तो छोटा था और बैरम खां इतना बड़ा था, तो कैसे क्या हुआ होगा। अब आप ये मत सोचिए, आप बस इतना सोचिए कि अकबर ने बैरम खां की पत्नी से शादी कर ली और उसके बेटे को संरक्षण दे दिया। और यही बेटे का नाम क्या था, बेटे का नाम क्या था, बेटे का नाम था अब्दुल रहीम। और इनको एक टाइटल दी गई और यह टाइटल काय की थी, खान खाना। आगे जाके यह कहलाए अब्दुल रहीम खान खाना। क्या कहलाए, अब्दुल रहीम खान खाना। यही जहांगीर के गुरु बनेंगे आगे जाके, जानते रहिए। देखिए, पेटीकोट या पर्दा शासन, कुछ समझ लीजिए इसको, पेटीकोट या पर्दा शासन। कई महिलाओं के हाथ में शासन की बागडोर थी, कई महिलाओं के हाथ में शासन की बागडोर थी। उसमें प्रमुख थी माहम अनगा। माहम अनगा अकबर की धाय माए थी और हुमायूं जब ईरान गया था तो इनके सुपुत्र अकबर को करके गया था। माहम अनगा का पुत्र था आदम खां। माहम अनगा का पुत्र था आदम खां और आदम खां ने क्या किया, अकबर के एक अधिकारी की हत्या कर दी। माहम अनगा का पुत्र था आदम खां, इसने अकबर के एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। तब अकबर इतना क्रोधित हुआ आदम खां पर, तो उसने कहा आदम खां आओ छत पे आओ, कुछ वार्ता करनी है। और जब जैसे ही आदम खां छत पर आया तो अकबर ने छत से उठाकर उसको फेंक दिया। तब अकबर ने उसे छत पर बुलाया और छत के नीचे फेंक दिया। यह जानते रहिए। देखिए, अब हम पढ़ते हैं अकबर की धार्मिक नीति को। अकबर की धार्मिक नीति क्या थी, उस धार्मिक नीति में पहले कुछ चीजों को जानते हैं। सबसे पहले 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगाई, अर्थात दास प्रथा जो थी उस पर रोक लगा दी अकबर ने। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को बंद करा दिया और पंजाब में गौ हत्या निषेध करा दी। देखिए, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, पंजाब में गौ हत्या निषेध कर दी। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे अपन, क्योंकि मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते ध्यान रह जाता है, आप लोगों को शुरुआत में दिक्कत आएगी। तो आप एक शब्द है दतिया, दतिया में इस तरह से नहीं है, ये दतिया इस तरह से लिखा जाता है, परंतु हम बता रहे हैं दतिया, ये वाला ती में बड़ी की मात्रा। दा से है दास, ती से है तीर्थ, या से है जजिया। देखिए मैंने यहां लिख दिया है, दा से दास, ती से तीर्थ यात्रा, या से जजिया। और ये कब कब किए गए, 62, 63, 64 क्रम से हैं। तो आपको ये तीन चीजें जो अकबर की धार्मिक नीति हैं, जो जैसे दास प्रथा पर रोक लगाई, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और जजिया कर समाप्त किया, तो आपको अगर दतिया आपके दिमाग में ध्यान रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा। और आप क्रम से 62, 63, 64 क्रम से हैं, तो आप जानते रहिए। अब देखिए अकबर की गुजरात विजय चौथे नंबर पे, जैसे पहले दूसरे तीसरे पे तो हमने दतिया ले लिया, दतिया मतलब दा से दास प्रथा पर रोक, ती से तीर्थ यात्रा कर समाप्त और या से जजिया कर समाप्त। गुजरात विजय, देखिए अकबर द्वारा जो गुजरात विजय है, अकबर द्वारा विश्व में की गई
सबसे तेजी से किया गया अभियान है। देखिए विश्व में किसी के द्वारा तेजी से किया गया अभियान था और यहीं पर अकबर ने पहली बार समुद्र देखा, ये जानते रहिए। गुजरात विजय जो कि 1572 में हुई, गुजरात विजय जो कि 1572 में का है कि विश्व में किसी के द्वारा तेजी से किया गया अभियान था और यहीं पर अकबर ने पहली बार समुद्र देखा, जानते रहिएगा। देखिए अकबर जब गुजरात विजय करके लौटा, मैं क्या कह रहा हूं, जब अकबर गुजरात विजय करके लौटा तो क्या किया अकबर ने, इसी विजय के उपलक्ष्य में अकबर एक पूरा नगर बसाता है। उस नगर का नाम क्या होगा, फतेहपुर सीकरी। यहां लिखा नहीं है, आप लिख लें, फतेहपुर सीकरी। एक पूरा नगर बसाता है फतेहपुर सीकरी, और इस नगर में फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाएगा, बुलंद दरवाजा बनवाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, बुलंद दरवाजा किसका प्रतीक है, तो आप बताएंगे गुजरात विजय का। जब अकबर गुजरात विजय करके लौटा तो उसने एक पूरा नगर बसाया फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाता है, जानते रहिए। देखिए इसने क्या किया, सीकरी गांव में कौन रहते थे, सलीम चिश्ती। कौन रहते थे, सलीम चिश्ती की मोइनुद्दीन चिश्ती। भैया मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले हैं, सलीम चिश्ती अलग हैं। सलीम चिश्ती, इनके आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ। सलीम का जन्म किसके यहाँ, अकबर के यहाँ। क्या नाम था, जहांगीर नाम था। सलीम का जन्म हुआ और इसे अकबर सेखू बाबा कहता था, यानी सलीम को अकबर क्या कहता था, सेखू बाबा कहता था। अब जानते रहिए इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आएगा फतेहपुर सीकरी किस विजय के उपलक्ष्य में बसाया अकबर ने, तो आप बताएंगे गुजरात विजय। विश्व में तेजी से किया गया कौन सा अभियान था अकबर का, गुजरात विजय 1572 में। और फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाता है अकबर, बुलंद दरवाजा। यह सीकरी गांव में था और सीकरी गांव में कौन रहते थे, सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से किसका जन्म हुआ था, किसका, जहांगीर का। तो जहांगीर ने अपने पुत्र का नाम सलीम चिश्ती रख दिया और अकबर इसे क्या कहता था, सेखू बाबा कहता था अकबर। देखिए जब 1572 में गुजरात विजय हो गई, अब 1575 में अकबर एक इबादत खाना बनाएगा फतेहपुर सीकरी में। कहाँ बनाएंगे, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनेगा। और यह इबादत खाना किसके लिए बनेगा, यह इबादत खाना बनेगा सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए। तो भैया जानते रहिए कि 1575 में एक इबादत खाना बनाया गया फतेहपुर सीकरी में सभी धर्मों के लिए। चलिए 1589 में, मैं क्या कह रहा हूं, 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की। मजहर मतलब सर्क्यूलर होता है, एक प्रकार का सर्क्यूलर मजहर समझिए। वो होता क्या है कि यह इबादत खाने में फतेहपुर सीकरी सभी धर्मों के अनुयायी आते थे और किसी एक मत पर नहीं पहुंच पाते थे। तो अकबर ने कहा अगर एक मत पर नहीं पहुंच पाए मौलवी लोग तो मेरा मत मान्य होगा। पहले फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना था वो सिर्फ मुस्लिम संप्रदाय के लिए था, बाद में सभी के लिए खोल दिया गया। तब अकबर ने कहा कि भाई ये मौलवी लोग किसी एक मत पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो मेरा मत मान्य होगा, जो मैं कहूंगा वह सर्वमान्य होगा। और तब कहा गया कि अकबर को अमोहत्व की प्राप्ति हुई। अमोहत्व की प्राप्ति हुई, अकबर ने अमोहत्व की प्राप्ति की, जानते रहिए। 1582 में एक अकबर ने एक धर्म चलाया, उस धर्म का नाम था दीन इलाही या तौहीद इलाही। दीन, देखिए धर्म की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, परंतु ये धर्म जैसा नहीं था, परंतु अकबर कहता था एक धर्म चलाया। तो देखिए हिंदुओं में बीरबल ने तो अपनाया इस धर्म को, परंतु मान सिंह ने इस धर्म को अपनाने से मना कर दिया, जानते रहिए।
क्या है, बीरबल ने अपनाया पर मानसिंह ने मना कर दिया। कई इतिहासकार कहते हैं कि यह अकबर की मूर्खता का स्मारक था या मूर्खता का परिणाम था, ऐसा भी इतिहासकारों में डिबेट है। 1583 में अकबर ने एक सम्मत चलाया, उसका नाम था इलाही सम्मत। देखिए अकबर कर क्या रहा है, अकबर ये कर रहा है कि राजपूतों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अकबर कई चीजें कर रहा है, परंतु आगे जहांगीर, शाहजहां यह पॉलिसी को छोड़ देंगे, अकबर की पॉलिसी को, तो कहीं ना कहीं राजपूत इनके विरोध में आ जाएंगे। चलिए जानते रहिए। देखिए अकबर की प्रमुख विजय या आधीनता, देखिए कुछ लोगों को अकबर ने पराजित कर दिया और कुछ लोगों ने वैसे ही आधीनता स्वीकार कर ली। अब देखिए पहली जो अकबर की विजय थी 1561 में थी और उसे कहते हैं मालवा की विजय। मालवा की विजय उन्होंने 1561 में की थी। वहां तब कौन शासक था, देखिए बाज बहादुर मालवा के शासक थे। और अकबर की ओर से किसने विजय की थी, अकबर की ओर से विजय की थी आदम खां ने, अकबर की तरफ से विजय की थी। देखिए आदम खां कौन थे, मैंने बताया था कि आदम खां ने अकबर के एक अधिकारी को हत्या कर दी थी। तो अकबर काफी गुस्सा हो गया था और उसने कहा था कि आओ भाई छत पे आओ आदम खां, तुमसे बात करनी है, और छत पे से उठा के फेंक दिया था अकबर ने आदम खां को। मैंने इसकी जिक्र कर चुकी, ये वही आदम खां है। तो अकबर की तरफ से आदम खां लड़ने गए थे मालवा विजय में। देखिए 1562 में आमेर की विजय की। विजय क्या आमेर की, आमेर ने एक तरह से अधीनता स्वीकार कर ली, हम देखेंगे कैसे क्या की। 1564 में गोंडवाना की विजय की और यहाँ पर कौन थी, रानी दुर्गावती। जानते रहिए जहां भी महिला शासिका मिल रही है, मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, देखिए मेरा उद्देश्य आपको रटाना नहीं है किसी भी चीज को, मेरा उद्देश्य आपको समझ पैदा करना है, समझाना है। अगर कोई भी महिला शासिका मिल रही है तो वह इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर दुर्गावती हैं, आगे जाके मैं चांद बीबी को पढ़ाऊंगा तो चांद बीबी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो महिला शासिका है तो आप जानते रहिए। और अकबर की तरफ से कौन गया था, आसफ खां उनको जीतने गए थे। गोंडवाना की शासिका थी रानी दुर्गावती। देखिए 1568 में क्या हुआ, 1568 में मेवाड़ की विजय की। हालांकि मेवाड़ को पूरी तरीके से जीत नहीं पाए थे, मेवाड़ के शासक उदय सिंह थे और यहाँ अकबर ने स्वयं युद्ध किया। उदय सिंह और अकबर का आमना सामना हुआ। मैं आपको बता दूं कि जो उदय सिंह थे, उदय सिंह मेवाड़ से भाग गए थे और परंतु पूरी तरीके से अकबर इनको पराजित नहीं कर पाए थे। और उदय सिंह के बाद राणा प्रताप लड़ते रहे और राणा प्रताप के बाद अमर सिंह उनके पुत्र लड़ते रहे, ये जानते रहिए। अब देखिए उदय सिंह और राणा प्रताप का सामना तो अकबर से हुआ, परंतु अमर सिंह मेवाड़ फिर भी अकबर मुगलों के कब्जे में नहीं आया, परंतु आगे अमर सिंह के समय में जहांगीर ने अपने शासन में मिला लिया। देखिए कहा जाता है कि अकबर और महाराणा प्रताप, जैसे कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, राणा प्रताप, मानसिंह और आसफ खान। देखिए इसको समझिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर ने नहीं लड़ा था, राणा प्रताप का सामना कर रहे थे मानसिंह। मानसिंह कौन थे, आमेर के राजा। और मानसिंह और आसफ खान, देखिए एक राजपूत से लड़ाने के लिए अकबर ने राजपूत को तैयार किया। ये देखिए अकबर की एक क्वालिटी थी, ये बेसिकली कहा जाए कि क्वालिटी थी कि राजपूत का सामना राजपूत कर रहा है। ऐसा कहा जाता है यदि अकबर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ता राणा प्रताप के आमने सामने, तो ऐसा इतिहासकार बोलते हैं कि राणा प्रताप से शायद अकबर हार जाते।
परंतु क्या सही है क्या गलत है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को विजय प्राप्त हुई और बहुत सारे क्षेत्र मेवाड़ के अकबर ने ले लिए। देखिए, राणा प्रताप क्यों लड़ रहे, उदय सिंह क्यों लड़ रहे थे, वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे और अपना राजपूतों के लिए लड़ रहे थे। अकेला यही राजपूत राज्य था जो राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, अमर सिंह जो अकबर को टक्कर दे रहे थे। अन्यथा अन्य राजपूतों ने तो अकबर के सामने अपना सन्नत मस्तक हो गए थे। जानते रहिए। फिर देखिए 1572 में गुजरात की विजय की, और गुजरात की विजय में जो शासक था मुजफ्फर खां तृतीय और अकबर का आमना सामना हुआ था गुजरात विजय में। और जब यह गुजरात की विजय हो गई 1572 में, तो मैंने आपको बताया था एक नगर बसाया था फतेहपुर सीकरी, वह बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने। और जो बुलंद दरवाजा है बेसिकली दो विजयों का प्रतीक है। जब आप फतेहपुर सीकरी घूमने जाएंगे तब आप ध्यान रखिएगा जो वहां पर बुलंद दरवाजा है वह एक विजय का प्रतीक नहीं, दो विजय का प्रतीक है। एक तो गुजरात विजय और दूसरी दक्षिण विजय। जब अकबर ने दक्षिण विजय की शुरुआत असीरगढ़ किले से की थी तो अकबर ने बुलंद दरवाजे की ऊंचाई बढ़वा दी थी। जानते रहिए, बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम है कि जो बुलंद दरवाजा है एक विजय का नहीं, दो विजयों का प्रतीक है। बुलंद दरवाजा बनवाया कब गया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कब बढ़वाई गई? तो भैया दक्षिण की विजय के उपरांत बुलंद दरवाजे की ऊंचाई बढ़वाई गई। समझते रहिए। अभी मैंने आमेर का कनेक्शन बताना बाकी है। आमेर का क्या कनेक्शन है? मानसिंह कौन है अकबर के? जान देखिए आमेर का क्या कनेक्शन है। आमेर के जो भी राजवंश हैं वो कछवाहा राजपूत हैं। राज बिहारी मल या भारमल, जहां भी मिले राज बिहारी मल या भारमल, वहां के शासक हुआ करते थे आमेर के। देखिए पहला राजपूत जिसने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, अर्थात अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत कौन है, तो आप क्या बताएंगे? अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले राजपूत कौन है? आमेर के भारमल या बिहारी मल। जब 1562 में अकबर कहाँ जा रहे थे? ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब ध्यान आ रहा है कुछ आप लोगों को कि पढ़ते हैं? ध्यान आ रहा होगा। मोइनुद्दीन चिश्ती, कहाँ है इनकी दरगाह? अजमेर में। और सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। चलिए 1562 में जब अकबर ख्वाजा साहब के यहाँ जा रहे थे तो भारमल इनसे मिलने आए। क्या कहानी मैं बता दूं, भारमल इनसे मिलने आए और इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हम अपने भतीजे से बहुत परेशान हैं, भतीजा हमें बहुत तंग कर रहा है, आप कुछ कीजिए। तो अकबर ने उनसे भारमल के भतीजे से मतलब समझाइश दी थी और नहीं माना तो एक छोटे से युद्ध में हरा दिया था। तब भारमल को भतीजे से मुक्ति मिल गई थी। और जब अकबर ख्वाजा साहब की दरगाह से वापस आए तो लौटते समय क्या हुआ? लौटते समय हुआ हरकाबाई उर्फ जोधाबाई। ये कौन है हरकाबाई या जोधाबाई? अभी हम थोड़ा समझते हैं कौन है। इनसे अकबर ने शादी की। अर्थात मेरा ये कहना था कि पहला राजपूत वंश कौन है जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो आप बताएंगे आमेर के राजा। ये जो हरकाबाई या जोधाबाई का पुत्र कौन होगा? इनका पुत्र होगा सलीम या जहांगीर। सलीम ये सलीम क्यों कहा जाता है? क्योंकि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुए थे, इसलिए जहांगीर का नाम सलीम रखा गया। जानते रहिए। अब क्या हुआ, जो विवाह हो गया अकबर का तो इन्होंने भारमल को 5000 का मनसब प्रदान किया। मनसब एक स्टेटस होता है, पद होता है, वह प्रदान किया। और उनके पुत्र भगवान दास तथा पौत्र मानसिंह को भी अपने संरक्षण में रखा। यहाँ पे ये लिखना भूल गए हैं, आप लिख लीजिए, अपने संरक्षण में रखा। चलिए अब हम देखते हैं भारमल या बिहारी मल को।
देखिए भारमल या बिहारी मल के पुत्र हैं भगवान दास। भगवान दास का पुत्र है मानसिंह, जानते रहिए। और भगवान दास की पुत्री है मानबाई, या जो भगवान दास की जो पुत्री है मानबाई। अब देखिए मानबाई की शादी किससे होती है? अकबर के पुत्र जहांगीर से। अकबर के पुत्र जहांगीर से मानबाई की शादी होती है, और जहांगीर और मानबाई से जो संतान पैदा होती है वो होती है खुसरो। बेसिकली खुसरो और जहांगीर दोनों राजपूत कन्याओं से उत्पन्न पुत्र हैं, जानते रहिए। अब देखिए अकबर की शादी हरकाबाई उर्फ जोधाबाई से होती है। अब ये हरकाबाई उर्फ जोधाबाई कौन है? ये भगवान दास की पुत्री हैं। भगवान दास की पुत्री हैं, तो इसको आप समझते रहिए क्या कनेक्शन है अकबर का आमेर से, और भारमल और बिहारी मल का क्या कनेक्शन है अकबर से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखते हैं अकबर का दक्षिण भारतीय अभियान। अकबर का दक्षिण भारतीय अभियान। अकबर ने खानदेश पर अभियान किया था, अकबर ने अहमदनगर पर अभियान किया, और अकबर का असीरगढ़ का अभियान 1601 में हुआ। खानदेश पर कोई विशेष नहीं पढ़ना है। अहमदनगर में उसका सामना चांद बीबी से हुआ। जैसे देखिए मैंने अभी क्या कहा था, जहां जहां पर महिला शासिका हैं, जैसे गोंडवाना में कौन महिला शासिका थी? दुर्गावती, आप जानते रहिए। चांद बीबी से हुआ, और क्या हुआ, चांद बीबी ने अकबर को अहमदनगर का कुछ क्षेत्र दे दिया और संधि कर ली। अहमदनगर का कुछ क्षेत्र देकर संधि कर ली, और बाकी का क्षेत्र मलिक अंबर के नेतृत्व में स्वतंत्र रहा। मलिक अंबर के नेतृत्व में स्वतंत्र रहा, जानते रहिएगा। अब मैंने यहाँ राणा प्रताप लिखा है, शिवाजी लिखा है, इसका क्या कनेक्शन है थोड़ी देर से बताता हूँ। अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ का किला था, और यह दक्षिण का प्रवेश द्वार था, और यह अकबर की अंतिम विजय थी। और इसके बाद अकबर चले गए थे। कहाँ? मृत्यु हो गई थी अकबर की। देखिए मैंने बताया यहाँ पर राणा प्रताप और शिवाजी। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए छापा मार युद्ध के लिए जाने जाते हैं, तो राणा प्रताप जो महाराणा प्रताप थे वह भी गोरिल्ला युद्ध पद्धति या छापा मार युद्ध के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद मलिक अंबर। मलिक अंबर कहाँ मिलेंगे? अहमदनगर में मलिक अंबर मिलेंगे, जानते रहिए। उसके बाद शिवाजी। शिवाजी जानते ही होंगे आप शिवाजी को। आगे हम जब मराठा इतिहास पढ़ेंगे तो शिवाजी को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आ जाता है छापामार युद्ध के लिए कौन जाना जाता है? तो राणा प्रताप, मलिक अंबर, और आगे शिवाजी को हमें पढ़ना है, शिवाजी को। अब देखिए कुछ अकबर कालीन विद्रोह को हम जानते हैं, कुछ अकबर कालीन कुछ विद्रोह को। इन विद्रोहों में अकबर के प्रिय व्यक्तियों की हत्या हो गई थी। अब वो कौन से प्रिय व्यक्ति थे? जैसे अकबर के महत्वपूर्ण सहयोगियों की हत्या इस युद्ध में हो गई थी। देखिए अफगान बलूचियों का विद्रोह जो 1585 में हुआ था, उसमें अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल की हत्या हो गई थी। यहाँ देखिए जो सलीम का विद्रोह हुआ, सलीम मतलब जहांगीर, 1599 में सलीम ने विद्रोह किया। सलीम क्यों विद्रोह कर देता था? उसको लगता था यार अकबर की तो मृत्यु नहीं हो रही मेरे पिता की, अब मैं कब बादशाह बनूंगा, तो वो कहीं भी विद्रोह शुरू कर देता था, कहीं भी जाता था। तो इसमें क्या हुआ, जहांगीर द्वारा इलाहाबाद में किया गया यह सलीम का विद्रोह। केवल यही विद्रोह नहीं किया सलीम ने, कई जगह विद्रोह किया, परंतु यह बड़ा विद्रोह था जो इलाहाबाद में किया गया। और अकबर ने क्या किया, अबुल फजल को बुलाया और कहा यार सलीम को समझाओ यार, वो कहीं भी विद्रोह कर देता है। तो जब अबुल फजल को समझाने के लिए सलीम को चले, तो सलीम को जैसे ही पता चला तो उसने कहा अच्छा अबुल फजल आएगा मुझे समझाने,
तो ठीक है, मैं अपने चेले को बुलाता हूँ। वीर सिंह बुंदेला को उन्होंने बुलाया और उससे कहा इसकी हत्या कर दो, अबुल फजल की। तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। चलिए, आज का जो लेक्चर था बस यहीं तक। अगले लेक्चर्स में हम अकबर के बाद जहांगीर को पढ़ेंगे और समझेंगे, जानेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।